केपलर्स का जो हमारा पहला लॉ है, एक बार ना ऐसे लिख लो, केपलर्स लॉज क्या है? लॉज गवर्निंग, लिखना। केपलर्स लॉज में आ जाएंगे लॉज गवर्निंग द प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन। द प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन। सन के अराउंड जो प्लैनेटरी मोशन होता है, उन लॉज को एक्सप्लेन करते हुए लॉज, या फिर जिन लॉज के तहत ये मोशन होता है, वो हमारे केपलर्स के लॉज कहलाते हैं। इसके अंदर 3 लॉ है, जिसके अंदर जो पहला लॉ है वो कंसेप्चुअल है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। पहला लॉ आ गया लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या बोलता है? ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स करवाने से पहले ना यहाँ पर एक बार जरा सा एलिप्स के बारे में जान लो। यहाँ पर इस तरीके से साइड में एक बॉक्स बना दो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ताकि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स अच्छे से समझ आए। यहाँ पर ना एलिप्स के बारे में जानो, और एलिप्स के बारे में जानने से पहले मेरी तरफ देखो। ठीक है, यहाँ पर देखना, इसको नोट डाउन मत करना। मान लो अगर बच्चों इस तरीके से मेरे पास 2 सिमिलर सर्कल्स आए, ठीक है, और इन दोनों सिमिलर सर्कल्स के अगर सेंटर कोइंसाइड करें तो क्या मैं बोल दूं कि मुझे सर्कल ही मिलता है? हाँ जी, अगर मेरे पास 2 सिमिलर सर्कल्स हो जिनके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं तो मुझे सर्कल ही मिलता है। ये देखो, सर्कल ही मिलता है। बट व्हाट इफ बच्चों, अगर इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से कि पहले वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पर था, ठीक है, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पर था, और तुम देख पा रहे हो कि दोनों सर्कल्स के जो सेंटर है कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ध्यान देना, उस सिनेरियो में ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है इसको एलिप्स बोला जाता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है इसको एलिप्स बोला जाता है। तो एलिप्स बन रहा है 2 सर्कल से जिनके सेंटर्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो जैसे सर्कल का सेंटर होता है, सर्कल का डायमीटर होता है, सर्कल का रेडियस होता है, कुछ ऐसे ही टर्म्स तुम्हें एलिप्स के बारे में भी पता होने चाहिए। तो अगर मान लो मैं इस सेंटर की बात करूं तो इसको मैंने फुकाई 1 बोल दिया, इस सेंटर की बात करूं तो इसको मैंने फुकाई 2 बोल दिया। अब ये बनाओ एक बार जरा सा अपने नोट्स में कि एलिप्स कब बनेगा। एलिप्स तब बनेगा जब हमारे पास 2 सर्कल्स हैं जिनके सेंटर्स कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर F1 और F2 क्या हो गया? यहाँ पर F1 और F2 मेरे पास हो गया 2 फोकाई ऑफ द एलिप्स। एलिप्स के 2 फोकाई हो गए क्योंकि 2 सर्कल से बन रहा है। तो 2 फोकस, फोकस का प्लूरल है फोकाई। तो जैसे 2 गर्ल नहीं बोलूंगी, 2 गर्ल्स बोलूंगी, वैसे 2 फोकस नहीं बोलूंगी, 2 फोकाई बोलूंगी। 2 फोकाई ऑफ द एलिप्स, ऑफ द एलिप्स। वैसे अब अगर मान लो बच्चों मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल का डायमीटर होता है। तो अगर मान लो मेरे पास ये सर्कल है, ये मेजर करूं तो सेम लेंथ, ये मेजर करूं तो सेम लेंथ, ये मेजर करूं तो सेम लेंथ, ये मेजर करूं तो सेम लेंथ। मतलब अगर मान लो मैं सेंटर को क्रॉस करते हुए अगर मैं सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाऊं, किसी भी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाऊं सेंटर को क्रॉस करते हुए, तो मुझे डायमीटर देता है। सारे डायमीटर्स इक्वल लेंथ के होते हैं। एलिप्स में ऐसा नहीं होता। एलिप्स में एक आगे मेरे पास ये वाली लेंथ जो एलिप्स को 2 टुकड़ों में बांट रहा है, इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस, क्योंकि छोटा है, ठीक है। और उसी तरीके से एक मेरे पास ये वाली लाइन आ गई जो हमारे एलिप्स को 2 टुकड़ों के अंदर बांट रहा है, लेकिन ये बड़ा है, सबसे बड़ी लाइन ये बन सकती है, तो इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आधी माइनर एक्सिस की बात करूं तो वो मेरा सेमी माइनर एक्सिस हो गया। ये मेरा बच्चों सेमी माइनर एक्सिस हो गया। और वैसे ही मान लो अगर मैं मेजर एक्सिस के 2 टुकड़े करूं, लिख लो आराम से, अगर मैं मेजर एक्सिस के 2 टुकड़े करूं, कि तुम यहां पर देख पा रहे हो ना, ये मेजर एक्सिस है, आधा ये आ गया, आधा ये आ गया, तो आधे टुकड़े को सेमी मेजर एक्सिस बोला जाता है। लिखो एक बार ये टर्मिनोलॉजीज एलिप्स से रिगार्डिंग। तो ये एक मैथमेटिकल टूल, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए ताकि तुम लोग केपलर्स लॉ की वर्डिंग्स में तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या बोलता है?
लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये बोलता है दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, planets revolve around the sun in elliptical path, revolve around the sun, not in circular path. जैसे अगर मान लो मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, गोल गोल चक्कर में नहीं कर रहा है। वो तो जब हम लोग छोटे थे, सोलर सिस्टम बनाते थे, तब ऐसे सोचते थे सन बीच में है, बहुत सारी सर्कुलर ऑर्बिट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, इन इलिप्टिकल पाथ where sun will be present, where sun will be present, कहीं पे भी नहीं प्रेजेंट होगा, दो फोकाई में से एक जगह कहीं पे प्रेजेंट होगा, will be present at one of the orbits foci, कि प्लैनेट सन के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं कि सच दैट वो एलिप्स में मूव कर रहे हैं और इसी एलिप्स के एक फोकाई के अंदर हमारा सन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मान लो अगर मैं यहाँ पर एक और फिगर बनेगा, मान लो मेरे पास ये एलिप्स है, ठीक है, जिसका एक फोकाई यहाँ पर है, एक फोकाई यहाँ पर है, तो सन इन दोनों फोकाईज में से एक फोकाई के ऊपर प्रेजेंट होगा। मान लो अगर वो ये वाले फोकाई के ऊपर प्रेजेंट है, समझना, अगर मान लो वो ये वाले फोकाई के ऊपर प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो ये मेरे पास आ गई मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मेजर एक्सिस का जो ये वाला पॉइंट है, तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि सर्कल में जब हम लोग सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जाते हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में जाए हमें रेडियस मिलता है, हर रेडियस सेम लेंथ का होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिकॉज ये सर्कल नहीं है, एलिप्स है। तो मान लो अगर सन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अलग डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ना दो पॉइंट्स लिख दो। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स तो हम लोगों ने कर लिया। दिस पॉइंट इज नियरेस्ट टू द सन, this point is nearest to the sun, and this point is farthest away from the sun, farthest away from the sun। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर बेस्ड, अगर मान लो 3 क्वेश्चंस आए केपलर्स लॉ के ऊपर, तो उसमें से 2 क्वेश्चंस के अंदर ये वाला लॉजिक तो लग ही रहा है, चाहे फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लॉ ऑफ एरियाज के ऊपर क्वेश्चंस हैं, या फिर लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स पे क्वेश्चंस हैं। फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन, ये प्लैनेट इस तरीके से इसके अराउंड रिवॉल्व करता होगा। ये हमारा सन, लिख लिया। इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कंसेप्चुअल है हमारा पहला लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ एरियाज क्या बोलता है। लॉ ऑफ एरियाज ये बोलता है व्हेन द प्लैनेट, लॉ ऑफ एरियाज के कई तरीके हैं बोलने के। पहला ये आ गया, व्हेन अ प्लैनेट, व्हेन अ प्लैनेट is revolving around the sun, is revolving around the sun, तो अगर मेरे सिस्टम में सन और प्लैनेट दोनों है, तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा। सो व्हेन अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, its angular momentum, its angular momentum about the position of the sun remains conserved, about the, its angular momentum about the position of the sun remains conserved, remains conserved।
पहला तरीका लॉ ऑफ एरियाज क्या है उसको बताने का। इसका मतलब अगर मैं दोबारा से ये वाला सेम फिगर बनाऊं कि मान लो ये मेरे पास इस तरीके से एलिप्स है, ठीक है, ये एलिप्स है और मान लो इस फुकाई के ऊपर इस तरीके से सन है। तो मान लो अगर मैं प्लैनेट की दो पोजीशंस ले लूं कि मान लो यहाँ पर m मास का प्लैनेट यहाँ पर था, जब वो यहाँ पर था उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मान लो उसकी वेलोसिटी v1 थी और सन से वो इस तरीके से r1 के डिस्टेंस के ऊपर था, r1 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर था, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई पहली पोजीशन। तो जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे प्लैनेट का सन की पोजीशन के अबाउट, जब वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, वो वाली वैल्यू कितनी आ गई, m1 v1 r1। लीनियर मोमेंटम m v1 का r1 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। तो ये है वो एग्जैक्टली यही है वो पॉइंट जो उन बच्चों को नहीं समझ आएगा जिन्होंने पिछली क्लास नहीं अटेंड की है, बट ये इकलौते 10 मिनट है जहां पर पिछले चैप्टर का कुछ भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आ रहा है। तो 10 मिनट तुम लोग क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। अब मान लो ये जो प्लैनेट है घूमता घूमता यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब की बार वो जो हमारा सन है उससे r2 के डिस्टेंस के ऊपर है, उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो मैं बोल दूंगी जितना एंगुलर मोमेंटम है इस प्लैनेट का सन की पोजीशन के अबाउट जब वो सेकंड पोजीशन के ऊपर है, इट इज mv2 r2। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि जब मैं अपने सिस्टम के अंदर, समझो कि जब मान लो मैं अपने सिस्टम के अंदर लिख लूं, जब मैं अपने सिस्टम के अंदर जिस प्लैनेट के एंगुलर मोमेंटम को मैं निकाल रही हूं, ठीक है, उसके अंदर वो प्लैनेट और सन दोनों हो, तो इस सिस्टम के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इस सिस्टम के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा। इसका मतलब इस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मेरे पास आ गया mv1 r1 is going to be given by mv2 r2। तो मेरे पास आ गया v1 r1 is equal to v2 r2। इसका मतलब प्लैनेटरी मोशन में vr की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। प्लैनेटरी मोशन में एक प्लैनेट की कितनी वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय वो सन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, वो वाली वैल्यू सेम रहती है, vr की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। लिखना एक बार, यहां पर ए पॉइंट डाल दो, ए पॉइंट, लिखो एक बार इसको। कौन सा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है ये भी लिख दो, ऑफ द प्लैनेट, एंगुलर मोमेंटम कौन सा कंजर्व्ड है, ऑफ द प्लैनेट अबाउट द पोजीशन ऑफ द सन, अबाउट द पोजीशन ऑफ द सन। लिखो इसको, क्वेश्चन में करवाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा, कंसेप्ट बोलने से समझ आ जाते हैं, समझाने से समझ आ जाता है, इक्वेशंस तो क्वेश्चंस की हेल्प से ही आएंगी। लिख लो एक बार, क्वेश्चन दो, एक मिनट, ठीक है। सारे पीवाईक्यू इंस्पायर्ड क्वेश्चंस हैं। मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये मेरे पास एक एलिप्स है, एक छोटे से क्वेश्चन से चलो यहां से मैं शुरू करती हूँ, सर्कल नहीं बनाना चाहिए बस मुझे। ये मान लो इस तरीके से एक एलिप्स है और जो हमारा सन है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो तुम्हें बोला हुआ है कि जब प्लैनेट इस सन से आर के डिस्टेंस के ऊपर होता है उसकी वेलोसिटी होती है 20 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मान लो जब वो प्लैनेट से, तो मान लो जब वो सन से 2r के डिस्टेंस के ऊपर है तब इस प्लैनेट की कितनी वेलोसिटी है वो पूछा हुआ है कि जब ये प्लैनेट से आर, जब ये प्लैनेट सन से आर के डिस्टेंस पे है
तो उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अब एलिप्स है, तो अब एलिप्स है तो ऑब्वियसली बात है प्लैनेट सन से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो जब प्लैनेट और सन के बीच में 2r का डिस्टेंस है, तब अर्थ की कितनी वेलोसिटी है, प्लैनेट की कितनी वेलोसिटी है, वो निकालना है। तो तुम बोलो कि भैया चाहे पहला वाला पॉइंट हो या फिर दूसरे वाला पॉइंट हो, वी आर की वैल्यू सेम होगी कि पहले वाले पॉइंट के लिए आ गया v1r1, दूसरे वाले के लिए आ गया v2r2, दोनों सेम होगा। तो मेरे पास आ गया 20 किलोमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय r इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय 2r। v की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको तुम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे कि प्लैनेट के लिए हर पोजीशन के लिए वी आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वी आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब जब आप पहली पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन तक जा रहे हो, अगर आर की वैल्यू डबल हो रही है तो वी की वैल्यू आधी हो जाएगी। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते। तो तुम्हें बोला हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन ए इज दिस मच, पोजीशन बी इज दिस मच, पोजीशन सी इज दिस मच। तो अगर एसी मेजर एक्सिस है, ठीक है, अगर यहाँ पर एसी मेजर एक्सिस है, एसबी सेमी माइनर एक्सिस है, यहाँ पर हमारा सन है, देखो सन यहाँ पर है और प्लैनेट ए पे भी था, बी पे भी था, सी पे भी था। तो जब वो ए पे था उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, बी पे था काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, सी पे था काइनेटिक एनर्जी कुछ थी। अब तुम्हें काइनेटिक एनर्जीज को यहाँ पर अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो तुम देखो ना, जब मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट की बात करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, हाफ इनटू मास ऑफ द प्लैनेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब इन तीनों पोजीशंस के ऊपर मुझे काइनेटिक एनर्जी डिफाइन नहीं करनी है, कंपेयर करनी है। तो क्या मैं बोल दूं कि तीनों पोजीशंस के ऊपर जो मास ऑफ द प्लैनेट है वो तो सेम ही है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, कि प्लैनेट की जितनी काइनेटिक एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें बताया था, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो नियरेस्ट है, मतलब ये वाले पॉइंट के लिए आर की वैल्यू मिनिमम है। तो ऑब्वियस ही बात है वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तुम देखो ना कि चाहे मैं ए पॉइंट के लिए वी ए आर ए डिफाइन करूं, बी पॉइंट के लिए वी बी आर बी डिफाइन करूं, सी पॉइंट के लिए वी सी आर सी डिफाइन करूं, ये तो सेम है ना। तो हर एक पॉइंट के लिए वी आर कॉन्स्टेंट है। तो ये वाले पॉइंट के लिए बिकॉज आर की वैल्यू मिनिमम है तो वी की वैल्यू मैक्सिमम आ गई। तो अगर ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ये ऑब्वियस सी बात है ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो ए पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तुम्हें एक ही जगह दिख रही है, दैट गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। वैसे अगर मान लो मैं सी पॉइंट के लिए बात करूं तो देखो जो सी पॉइंट है वो सबसे दूर है सन से, तो इसके लिए आर की वैल्यू मैक्सिमम है। तो अगर आर की वैल्यू मैक्सिमम है तो वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम होगी, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट के ऊपर, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट के ऊपर। ये देख लो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरीके से ये 2011 वाला क्वेश्चन देखना, तुम्हें बोला हुआ एक प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है। तो जब प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन है एट अ डिस्टेंस ऑफ r1, उसकी वेलोसिटी v1 है। और जब वो फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन है एट अ डिस्टेंस ऑफ r2, उसकी वेलोसिटी v2 है। तो अब ये सारी चीजें देखे तुमसे तुमसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि v1 और v2 का रेशियो निकालो। भाई अजीब बात है, जिस पॉइंट पे हमारा प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन है वेलोसिटी v1 है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन r1 है। जब वो फारदेस्ट अवे है वेलोसिटी v2 है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन r2 है। तो ये दोनों सेम ही तो होगा, vr की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। तो इस हिसाब से v1 बाय v2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, r2 बाय r1। ऑप्शन नंबर बी गिवन यू द करेक्ट ऑप्शन। डज दिस, मान लो अगर दोबारा से मैं इस एलिप्स की बात करूं, इस एलिप्स की बात कर लो और मान लो यहां पर सन है। तो अभी तक ना हम लोग पॉइंट्स को स्टडी कर रहे थे, जो हमारा केपलर्स का सेकंड लॉ है, इसके अंदर हम लोग दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज को और दो पॉइंट्स का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उसको कंपेयर कर रहे थे। तो अब तुम लोग बच्चों जरा सा एक बात बताओ, ठीक है, अगर मान लो मैं साइड में मैथमेटिक्स कर दूं, ध्यान दीजिएगा,
अगर मान लो बच्चों मैं साइड में मैथमेटिक्स कर दूं तो क्या मैं बोल दूं कि अगर वी आर की वैल्यू कांस्टेंट है एक प्लैनेट के लिए अबाउट द पोजीशन ऑफ द सन, तो वेलोसिटी हो जाता है मेरे पास dx by dt। सो dx by dt मल्टीप्लाइड बाय r कांस्टेंट है, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एरिया होता है, इसका मतलब dA by dt भी कांस्टेंट आएगा। dA by dt भी क्या आएगा, dA by dt भी कांस्टेंट आएगा। तो इसका दूसरा रूप क्या है, इसका दूसरा रूप यहां पर नीचे लिखो, इस फिगर को करेंगे अभी अपन मॉडिफाई। एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, नॉट लीनियर वेलोसिटी, dx by dt नहीं, एरियल वेलोसिटी। Aerial velocity of the planet about the position of the sun. Aerial velocity of the planet about the position of the sun. About the position of the sun remains conserved. Remains conserved during the motion of the planet around the sun. During the elliptical motion of the planet. During the elliptical motion of the planet around the sun. कि जब एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उस प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है, मतलब कितना एरिया कवर किया है कितने टाइम में, डीए बाई dt, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो जैसे कि अब अगर मैं इसको, तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स की है, जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलूंगी भैया प्लैनेट ना, ध्यान देना, मैंने तुम्हें बोला प्लैनेट मान लो यहां से लेके यहां तक आ गया, ठीक है, प्लैनेट यहां से लेके यहां तक आ गया, तो तुम लोग देख पा रहे हो कि सन की पोजीशन के अबाउट उसने जो एरिया कवर किया है दैट इज a1। मान लो इसको यहाँ पर टाइम लग गया यहां से लेके यहां तक आने में t1, तो एरियल वेलोसिटी इसकी होगी a1 t1। इसकी एरियल वेलोसिटी कितनी होगी, एरियल वेलोसिटी इसकी हो गई a1 t1 की, a1 का एरिया सन की पोजीशन के अबाउट कवर किया t1 टाइम में। अब मान लो आगे बाद में ये जो प्लैनेट है यहां से लेके यहां तक जाता है, इसका मतलब वो सन की पोजीशन के अबाउट, गौर फरमाना, इसका मतलब वो सन की पोजीशन के अबाउट ये वाला एरिया कवर कर रहा है a2, और मान लो इसने ये वाला एरिया कवर किया है t2 टाइम में, तो यहां पर इस प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी अबाउट द पोजीशन ऑफ द सन कितनी आ गई, a2 t2। तो एक मॉडिफाइड वर्जन है ये हमारे लॉ ऑफ एरियाज का, इसीलिए इसको लॉ ऑफ एरियाज बोला जाता है कि एक प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी अबाउट द पोजीशन ऑफ द सन हमेशा कंजर्व्ड होगी जब वो सन के अराउंड एलिप्स में मूव कर रहा है। इसका मतलब a1 by t1 is going to be given by a2 by t2। एरियल वेलोसिटी कंजर्व्ड रहती है एक प्लैनेट की। लिखो एक बार ये, स्क्वायर ऑफ time period of a planet, square of time period of a planet is directly proportional to the cube of, is directly proportional, is directly proportional to the cube of its semi-major axis, semi मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का आधा, जिसको हम लोग एवरेज डिस्टेंस मान लेते हैं जो सन और प्लैनेट के बीच में है। लिखना, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहां पर बोल दूंगी टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। एक और इक्वेशन
इक्वेशंस को एक बार मुझे देखने दो, मैंने येलो में बंद किया हुआ है ना हर जगह, येलो में बंद किया हुआ है, येलो में बंद किया हुआ है, ठीक है, लिखना एक बार। लिख लो, फिर क्वेश्चन करवाती हूँ इसके ऊपर। बस यहाँ पर एक और चीज लिख लो क्योंकि हमारी डिटेल नोट्स है। सेमी मेजर एक्सिस is considered as the average distance between the planet and the sun, between the planet and the sun। क्वेश्चंस करवा दूं? चाहूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मुझसे पढ़ना चाहता है, जीजी मैम से पढ़ना चाहता है, एनडी सर से पढ़ना चाहता है, तो अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। चाहे तुम लोग ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन ले लो या फिर तुम महा प्रैक्टिस कॉम्बो ले लो, हमारी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ले लो या फिर विक्ट्री 3.0 का बैच ले लो। अगर तुम टीसी लाइव कोड लगाते हो तो तुम लोग देख पा रहे हो का ऑफ तुम लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई भी एनरोलमेंट क्वेरी है तो इस नंबर के ऊपर भी कॉल करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो।